हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम एक और इंग्लिश पैसेज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 इंग्लिश पैसेज की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से क्लास को देख लेंगे। पैसेज की प्रैक्टिस आप सभी को अच्छे से करनी है क्योंकि पैसेज में फ्री के नंबर होते हैं और ये 15 नंबर पूरी तरीके से आपके हाथ में है। तो पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से करिए जिससे कि आपका एग्जाम में इंग्लिश पैसेज सही हो। और आज जो पैसेज मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूँ वो आप सभी ने समझ लिया तो 100% आपका पेपर में इंग्लिश पैसेज सही होगा। क्योंकि आज का जो पैसेज है वो थोड़ा हार्ड है। हार्ड या टफ मैं नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि पैसेज कोई हार्ड या टफ नहीं होता, सिर्फ हमें समझना होता है। कुछ मीनिंग्स जरूर टफ लगते हैं। तो जब आपको कुछ मीनिंग टफ लगे तो आप कैसे पैसेज को सॉल्व करेंगे ये हम समझेंगे। और आज का जो पैसेज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं पैसेज में, तब आप कैसे टैग वर्ड पहचानेंगे, कैसे आपका पैसेज सॉल्व होगा, तो ये हम समझेंगे। तो क्लास में आप सभी बने रहिएगा थोड़ा पेशेंस के साथ, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से हम आज समझेंगे। और 15 नंबर का सवाल है, आप सभी को एग्जाम में पैसेज सॉल्व करके सही आना है और मुझे आपका पैसेज सही सॉल्व कराना है। तो क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। और आज का जो पैसेज है वो सीटेट अगस्त 2023 ऑफलाइन वाले एग्जाम में आया हुआ पैसेज है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, तरीका तो वही है कि पहले आपको पैसेज रीड नहीं करना है, आपको सीधा जाना है क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी आप लोगों से, जब भी आप लोग अपना एग्जाम देकर आए तो आपका जो पेपर है वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जिससे कि मैं आपको सही सॉल्यूशन दे सकूं। तो ईमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप देख लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फादर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो अपने फादर की ड्रेसअप की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पिताजी पहनावे को लेकर बहुत सजग थे। वेरी पर्टिकुलर का मतलब है ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। किस चीज पर? ड्रेसिंग पर। तो देखेंगे हम पैसेज में, ये हमारे टैग वर्ड हो गए वेरी पर्टिकुलर और ड्रेसिंग, कि वो इतने सजग क्यों थे अपने पहनावे को लेकर। तो ये हम पैसेज से देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो जब ट्रू एंड फॉल्स वाले इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आपको ये रीड नहीं करना है, ना ही इनमें कोई टैग वर्ड आपको पहचानना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कौन सा सही है कौन सा गलत। तो ये तो पैसेज से ही पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब हमें इन स्टेटमेंट से ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो वही सेम है कि हमें पैसेज से ही पता चलेगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही। तो आप स्टेटमेंट भी रीड नहीं करेंगे, इससे आपका सिर्फ टाइम जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एंड फॉल्स। तो सभी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स वाले बताने हैं। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, इस तरीके का पैसेज आपके एग्जाम में आए, तो आपको वहां पर कोई टैग वर्ड नहीं पहचानना है, आपको अपना जस्ट पैसेज रीड करना है केयरफुली। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो टैग वर्ड ढूंढे हैं वो आपको पैसेज में देखने हैं। और आपको यहाँ पर ये आइडिया लग गया कि कोई व्यक्ति अपने फादर की ड्रेसअप की बात कर रहा है। तो हमें 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं। बाकी के क्वेश्चंस ग्रामर के हैं, तो ये हम लास्ट में ही अटेम्प्ट करते हैं और इन्हें हम लास्ट में ही अटेम्प्ट करेंगे। तो सिर्फ एक क्वेश्चन के टैग वर्ड आपको याद रखने हैं, वेरी पर्टिकुलर और ड्रेसिंग। अब आप जाएंगे सीधा पैसेज की तरफ और पैसेज को रीड करेंगे। और पैसेज बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है। डायरेक्शन दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको अपना सही ऑप्शन चूज करना है या जो सबसे उपयुक्त विकल्प है पैसेज के अकॉर्डिंग उसे चूज करना है। आज के पैसेज में आपको कुछ मीनिंग टफ लगेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके का पैसेज अगर आपके एग्जाम में आ जाए जिसमें आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप मीनिंग को कैसे पहचानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पैसेज रीड करेंगे हम अपना। फादर वुड ड्रेस हिमसेल्फ फॉर कोर्ट इन अ ब्राइट कलर्ड धोती, अ मैचिंग व्हाइट शर्ट विद एन इक्वल ब्राइट व्हाइट टर्बन एंड अ नीट ब्लैक कोट। तो यहाँ पर देखिए, कोई व्यक्ति है जो अपने फादर की ड्रेसिंग की बात कर रहा है कि जब उसके फादर कोर्ट जाते हैं तो वो चमकीले रंग की धोती पहनकर जाते हैं और मैचिंग में व्हाइट शर्ट पहनकर जाते हैं। उतनी ही चमकीले उनकी जो सफेद पगड़ी है, देखिए टर्बन का मतलब यहाँ पर पगड़ी है, और साफ सुथरा काला कोट पहनकर जाते हैं।
तो यहाँ पर जिस व्यक्ति की बात हो रही है ये पेशे से वकील है, क्योंकि जो इनका ड्रेस कोड बताया जा रहा है उससे हमें ये पता चल गया कि ये व्यक्ति कोर्ट में वकील है। अब अगर आपको टर्बन का मतलब नहीं भी मालूम है तो आप आगे पीछे के वर्ड देख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक कोट, ठीक है, कलर्ड धोती, व्हाइट शर्ट। अब इक्वली ब्राइट व्हाइट टर्बन, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? कैप बची है तो टोपी होगी। तो इसी तरीके से जिस भी वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप आगे पीछे के वर्ड देखेंगे और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। और आपको पैसेज ट्रांसलेट नहीं करना है एग्जाम में, जस्ट रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और अपने आंसर को टिक करना है। अब हम कंटिन्यू करेंगे पैसेज को। द पैराफर्नेलिया टू कोड वुड इंक्लूड अ क्लॉथ बंडल कंटेनिंग कोड पेपर्स एंड अ बास्केट कंटेनिंग हॉट कॉफी with the tumblers and plates for tiffin given by my mother और sister in law। तो पैराफर्नीलिया का मतलब क्या है? साज सामान जो भी वो कोर्ट में ले जाते थे। अब वो कोर्ट में क्या ले जाते थे? अ क्लॉथ बंडल कंटेनिंग, यानी कि एक बंडल कपड़े का वो ले जाते थे जिसमें क्या होता था? कोर्ट के पेपर्स होते थे। एक बास्केट ले जाते थे जिसमें हॉट कॉफी होती थी। टम्बलर्स एंड प्लेट्स फॉर टिफिन, और टिफिन के लिए प्लेट्स ले जाते थे। टम्बलर्स यानी कि ग्लास ले जाते थे। और ये सब उन्हें कौन देता था? या तो उनकी माँ देती थी या उनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी देती थी। The younger advocates of his time were great admirers of my father and used to listen to him with rapt attention whenever he rose to address the court। यानी कि जो उनके टाइम के जो यंग एडवोकेट थे वो उनके पिता के बड़े ही प्रशंसक थे, और जब भी वो न्याय में भाषण देने के लिए उठते थे, यानी कि कोर्ट में जब वो भाषण देने के लिए उठते थे तो उनको ध्यानपूर्वक सुना जाता था। अब जैसे कि कई स्टूडेंट्स को अगर एडमायर्स का मतलब नहीं मालूम है तो इसके आगे आप देखेंगे ग्रेट लगा हुआ है, टू लिसन टू हिम, ठीक है, उन्हें सुना जाता था। तो इसका मतलब कि वो महान प्रशंसक थे, कुछ ग्रेट होंगे तभी तो लोग उन्हें सुन रहे थे। अब रैप्ट अटेंशन, यानी कि अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। ही रोज टू एड्रेस, अब देखिए ही रोज यहाँ पर गुलाब के फूल से मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रोज को राइज वर्ड की जगह यूज किया गया है। राइज का मतलब होता है ना उठने के लिए यूज करते हैं, तो उसी की वर्ब फॉर्म है रोज। पास्ट सिंपल फॉर्म होती है राइज की रोज। तो उतना डीप हम जाएंगे नहीं, आप बस ये समझ लीजिए यहाँ पर ही रोज यानी कि वो उठे, कहाँ पर? कोर्ट में। किस लिए? भाषण देने के लिए या संबोधित करने के लिए। टू एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका गलत अर्थ नहीं निकालेंगे, आप आगे पीछे के वर्ड को समझते हुए ही उसका मीनिंग निकालेंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना पैरा। इस आर्गुमेंट वर फोर्सफुल, कोहेरेंट, कोजेंट, कंपल्सिव एंड कंक्लूसिव। द आर्गुमेंट वुड go on till about lunchtime, and even the English judge used to टेक डाउन नोट ऑफ हिज पॉइंट। तो जो उनके तर्क होते थे वो कैसे होते थे? सशक्त होते थे। कोहेरेंट सुसंगत होते थे। कोजेंट ठोस होते थे। कंपल्सिव यानी कि अनिवार्य होते थे। और कंक्लूसिव यानी कि निर्णायक होते थे। तो अब अगर आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी आते हैं तो आप मीनिंग ट्रांसलेट मत करने लगना, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको टाइम लग जाएगा। तो आप बस एक दो मीनिंग देख लेना कि जैसे आपको फोर्सफुल तो मालूम ही है ना, बलशाली, ठीक है। इसी तरीके से कंक्लूसिव यानी कि निर्णायक, किसी निर्णय पर हम पहुंच गए। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि वो इतने अच्छे वकील थे कि जो इंग्लिश जज थे ना वो भी उनके पॉइंट को नोट कर लेते थे। और ये जो भी आर्गूमेंट था वो कब तक चलता था? टिल अबाउट लंच टाइम। अब हम आगे का पैसेज रीड करेंगे। वन क्लाइंट वाज पर्टिकुलर दैट माय फादर अलोन शुड आर्गू हिज केस ऑन द डे माय मदर डाइड। दिस केस हैपेंड टू बी ऑन द कॉज लिस्ट। माय मदर वाज अलाइव व्हेन माय फादर लेफ्ट फॉर कोर्ट at 10 a.m. that morning, and he had told my brother that he would return as soon as the case was over. Unfortunately, she died within an hour of his departure। अब यहाँ पर ये बोला है कि एक क्लाइंट ये चाहता था कि उनके पिता ही उसका केस लड़ें। जाहिर सी बात है वो अच्छे वकील थे, तो वो चाहता था कि उनका केस उसके पिता ही लड़ें। जिस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई उस दिन वो केस कॉज लिस्ट में था, यानी कि उस दिन उस केस की पैरवी होनी होगी। अब जिस दिन सुबह मेरे फादर 10 AM मॉर्निंग जब बाहर गए यानी कि कोर्ट गए, तब उनकी माँ जीवित थी और उन्होंने मेरे भाई से ये कहा, मतलब कि उनके फादर ने ये बोला कि मैं जल्दी ही केस को खत्म कर कर वापस आ जाऊंगा। अब अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश
उनके जाने के 1 घंटे के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। With some difficulty, the news was conveyed through an advocate in court. My father, however, continued his argument without showing any emotions. Only after concluding the case did he got back home to the room where my mother's body lay and stood in stoic silence. तो जब कुछ मुश्किलों के बाद इस न्यूज़ को एक वकील के द्वारा कोर्ट में पहुंचाया गया कि उनकी वाइफ जो है एक्सपायर हो गई हैं, फिर भी उनके जो फादर थे अपने केस की दलीलें पेश करते रहे बिना किसी इमोशंस के। मतलब उन्होंने अपने इस इमोशंस को शो भी नहीं होने दिया कि उनकी जो वाइफ है वो एक्सपायर कर गई हैं। फिर जब वो केस खत्म हुआ उसके बाद ही वो घर वापस गए और उस कमरे में पहुंचे जहां मेरी माँ का सब पड़ा हुआ था। वे चुपचाप खड़े रहे। तो इनकी तो ये वाइफ थी, जो वकील अंकल थे, इनकी ये वाइफ थी जो एक्सपायर हुई हैं। और जो ये पूरी स्टोरी सुना रहा है, ये वकील अंकल का लड़का है। तो ये है पूरा पैसेज हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर हमने पैसेज की पूरी कहानी समझ लिया है कि वकील अंकल की बात हो रही है, वो बहुत अच्छे वकील हैं और जो युवा एडवोकेट थे वो भी उनके प्रशंसक थे क्योंकि वो बहुत अच्छी दलीलें दिया करते थे और जब वो कोर्ट जाते थे तो बिल्कुल वेल ड्रेसअप होकर जाते थे क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि वो जिस तरीके के वकील हैं तो वो प्रॉपर ड्रेसअप में ही जाते होंगे। और जो इंग्लिश जज थे वो भी उनके पॉइंट्स को नोट डाउन किया करते थे। तो इस तरीके से हमने अपना पैसेज समझ लिया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ और आंसर को टिक करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि उनके पिता ड्रेसिंग को लेकर इतने सजग क्यों थे। तो देखते हैं, एज ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड टू इम्प्रेस द जज, टू इम्प्रेस द फैमिली, एज ही वॉज रिच इनफ। तो ये सब चीजें तो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है कि क्योंकि वह उचित ड्रेस कोड का पालन करना चाहते थे। नेक्स्ट क्या था, अब हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। ये है, फादर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन। तो हाँ, ये बात तो सही है कि पिता कोर्ट कैंटीन में खाना खाने से बचते थे क्योंकि वो तो अपना टिफिन लेकर आते थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। बी देखेंगे, ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे। तो ये फॉल्स हो गया। पहले तो यहाँ पर टी दिया है तो आप यहाँ से समझ जाना कि वहां पे टी की नहीं कॉफी की बात हुई है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। सी देखेंगे, ही कैरीड केस फाइल्स रैपिड इन अ क्लॉथ। तो हाँ, ये तो ट्रू है कि वह केस की सभी फाइलें किस में लाते थे, कपड़े में लपेट कर लाते थे। तो यहाँ पर ए हमारा ट्रू है, बी फॉल्स है और सी भी ट्रू है। तो ए एंड सी आर ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट क्या है, ही वाज द प्रेफर्ड लॉयर ऑफ सम क्लाइंट्स, यानी कि वो कुछ क्लाइंट्स के पसंदीदा वकील थे। तो हाँ, ये सही है क्योंकि वो अच्छे वकील थे इसलिए कुछ लोग उनको पसंद करते थे। यंगर एडवोकेट वांट टू लर्न फ्रॉम हिम। तो हाँ, जो युवा एडवोकेट थे वो उनसे सीखना चाहते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, ओनली अ फ्यू वर जेलस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। तो यही गलत हो जाएगा कि केवल कुछ ही लोग उनकी लोकप्रियता से जेलसी करते थे। तो ऐसी तो पैसेज में कोई बात हुई नहीं थी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत है और हमसे रॉन्ग ही पूछा है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेंगे, ही आर्ग्यूड हिज केसेस लॉजिकली एंड परस्यूसिवली, यानी कि उन्होंने अपने जो केसेस थे उनको तार्किक और प्रेरक ढंग से उस पर बहस की। तो ये भी बात सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने थे। तो फर्स्ट क्या है, इवन द जजेस रिकॉग्नाइज हिज लीगल एक्यूमेन, यानी कि जो जजेस थे उन्होंने भी उनकी कानूनी कुशलता का लोहा माना। तो ये तो ट्रू हो गया। बी देखेंगे, ही प्रिफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशन। तो ये भी ट्रू है कि उन्होंने पारिवारिक दायित्वों की तुलना में अपने कानूनी दायित्वों को प्राथमिकता दी। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस थे, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें अंडरलाइन वर्ड का सिमिलर मीनिंग पूछा है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, कोहेरेंट। इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, रीजनेबल। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत और यहाँ पर रीजनेबल का मतलब है उचित। अब देखिए, अगर आपको इसका अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा है, सिमिलर मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटिंग तो गणना हो गया, इसे आप हटा देंगे। इसी तरीके से क्रेजी, क्रेजी आप सभी जानते हैं कि पागलपन या बावलापन होता है, तो ये भी हटा देंगे आप। फिटलेस,
इसका मतलब होता है बुद्धिहीन। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही बचता है, रीजनेबल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब अंडरलाइन वर्ड में हमें बताना है कि क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन, एडजेक्टिव, क्या है इसमें। तो कंटेनिंग में हो जाएगा वर्ब। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्रिया, क्रिया क्या है, ऐसा शब्द जो वाक्य में किसी क्रिया, घटना या होने की स्थिति को व्यक्त करे। नेक्स्ट है, वन क्लाइंट वाज पर्टिकुलर दैट माय फादर। तो यहाँ पर हमें अंडरलाइन वर्ड में क्लॉज बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर होगा। क्यों होगा, देखिए प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, शब्दों का वह समूह जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से अकेला खड़ा हो सकता है या अपनी पहचान खुद बनाता है। अगर उसके आसपास के शब्द भी हटा दिया जाए तो वो पूरा अर्थ निकाला जा सकता है उसका। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो इस तरीके से हमने अपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।